हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण का इतिहास। अभी तक हम लोग भाषा के संदर्भ में चल रहे थे। भाषा को देखा हमने कि संविधान में भाषा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थान दिया गया है, कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, उन सभी को हमने पढ़ लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है पहले की वीडियोस और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण का इतिहास। और हाँ, आप लोगों से गुजारिश है, अगर किसी को इस सब्जेक्ट से क्विज चाहिए, हिंदी की, संस्कृत की या फिर व्याकरण की, इससे रिलेटेड अगर क्विज की आवश्यकता है और आप लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं बेहतरीन ढंग से, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, बस मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सबसे नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक पड़ी है। जब आप उसको टच करेंगे सीधा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। और वहाँ पर डेली मॉर्निंग में 10 बजे और नाइट में 10 बजे 2 क्विज होती है, सुबह में 2 और शाम को 2। तो आप वहाँ से आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। आइए अभी हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण का इतिहास। इसको हम देखते हैं, हिंदी व्याकरण का जो इतिहास है इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट कहा गया है, संभवतः 1658 ईस्वी में मिर्जा खां द्वारा रचित ब्रजभाषा व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण है। क्या कह रहे हैं, समय दिया गया है 1658। ध्यान रखिएगा, 1658 में एक लेखक थे जिनका नाम था मिर्जा खां। इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था ब्रजभाषा व्याकरण, और इसी ब्रजभाषा व्याकरण को हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण कहा गया है। समय क्या है, 1658, याद रखिएगा। तो कह सकते हैं मिर्जा खां, मिर्जा को बना दीजिए मिर्चा, कहते हैं 5 से 8 मिर्चा खा और ब्रज को जा। कहाँ जा, ब्रज को जा। 5 से 8 मिर्चा खा, 5 से 8 मिर्चा खाएंगे तो आपकी हालत क्या होगी, बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही इनको कनेक्ट कर लीजिएगा, 5 से 8 मिर्चा खा और कहाँ को जा, ब्रज को जा। तो ब्रज को जा यानी कि ब्रजभाषा व्याकरण, और ये सबसे प्राचीन व्याकरण है। प्राचीन टाइम में आप याद रख सकते हैं कि प्राचीन टाइम में लोग मिर्चा वर्चा भी खा लेते थे। आज के टाइम में कोई खावा नहीं पाएगा भाई इतना मिर्चा वर्चा, जितना मिर्चा नहीं खाएगा उससे ज़्यादा इलाज कराने की ज़रूरत पड़ जाएगी। पर पहले के लोग मिर्चा वर्चा भी खा लेते थे। बस इसी से आप थोड़ा सा कनेक्ट करे रहिएगा, याद रहेगा। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण सन 1715 ईस्वी के आसपास बोलचाल की भाषा को आधार बनाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जोहानस जोशुआ केटलर ने लिखा था। क्या कह रहे हैं, खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण कब लिखा गया, सन 1715 ईस्वी के आसपास। किसने लिखा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी थे जिनका नाम था जोहानस जोशुआ केटलर, इन्होंने लिखा था। तो याद रखिएगा, अगर कभी प्रश्न बने हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले लेखक कौन है, तो आप बताएंगे जोहानस जोशुआ केटलर, या फिर प्रश्न बने खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण ग्रंथ, तो भी आप जोहानस जोशुआ केटलर को ही बताइएगा। और ये कहाँ के कर्मचारी थे, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। और ये जो लिखा गया ग्रंथ ये 1715 ईस्वी में लिखा गया। और अगर प्रश्न बनेगा कि हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण कौन सा है, तब आप मिर्जा खां को लगाइएगा, अन्यथा में आप इन्हीं को लगाएंगे, जोशुआ केटलर को। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा सुनीति कुमार चाटुर्जर्या लिखा है यहाँ पे चाटुर्जर्या, लेकिन यहाँ पे है चटर्जी, क्योंकि हो सकता है मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले इनको चटर्जी ही पढ़ा है और इनका रियल नेम जो है वो चटर्जी ही है। तो ध्यान रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार
हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर 1790 ईस्वी है। अब क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि हिंदी का जो प्रथम व्याकरण ग्रंथ है ये ग्रियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार गिलक्राइस्ट की रचना हिंदुस्तानी ग्रामर को माना गया है। अभी हमने क्या पढ़ा, खड़ी बोली का जो प्रथम व्याकरण था वो था जोशुआ केटलर के द्वारा लिखा गया था 1715 ईस्वी में। लेकिन दो विद्वान ऐसे थे जिनका नाम है ग्रियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी। इन दोनों लोगों ने हिंदी का जो पहला व्याकरण ग्रंथ माना वो माना जॉन गिलक्राइस्ट की रचना हिंदुस्तानी ग्रामर को, जो कि 1790 ईस्वी में लिखी गई है। अब इन्हें हम दिमाग में कैसे बैठाएंगे, तो देखिए कहते हैं ग्रियर्सन को बना दीजिए गिराना, गिर से ग्रियर्सन, और सुनीति कुमार चटर्जी से चटर्जी को हम बनाते हैं चटनी। ठीक है, जो लोग मेरी क्लास में रेगुलर बने रहते हैं उनको ये ट्रिक पता होगी कि मैं इनका जब भी कोई रचना मिला है या कोई भी नाम इनका कहीं भी आया है तो हमेशा चटनी से कनेक्ट किए हैं। देखिए यहाँ पे कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है, बस आपको चीज़ें याद कराने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हो सकता हो किसी को बुरा भी लगे, बाकी अगर किसी को बुरा लग रहा है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बस याद कराना इसका मुख्य उद्देश्य है ताकि आपको हर चीज़ याद हो जाए। तो देखिएगा चटनी जो होती है वो गिर जाती है, ऐसे याद करिएगा, चटनी गिरी, और कहाँ पे गिरी, हिंदुस्तानी ग्रामर पर। जब चटनी हिंदुस्तानी ग्रामर पर गिरी तो वो कैसी हो गई, हिंदुस्तानी ग्रामर गीली हो गई, गीली से गिलक्राइस्ट, यानी कि हिंदुस्तानी ग्रामर किसकी रचना हो गई, गिलक्राइस्ट की हो गई। और हिंदुस्तानी ग्रामर पर जब चटनी गिरी तो चटनी से सुनीति कुमार चटर्जी और गिरी से जॉर्ज ग्रियर्सन, इन दोनों लोगों ने हिंदुस्तानी ग्रामर को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना। समझ में आई तीनों बातें, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और तीनों से अलग अलग तरह के आपके प्रश्न बनेंगे। कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो इसको दिमाग में अच्छे से बिठाए रखिएगा कि सबसे प्राचीन व्याकरण कौन सा है, कब आया, और खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण कौन सा है, और हिंदी का प्रथम व्याकरण जो दो लोगों ने माना है वो कौन सा माना है। क्लियर है? आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है हिंदुस्तानी ग्रामर अंग्रेजी पद्धति पर लिखा हिंदी का प्रथम व्याकरण है। अब देखिए हिंदी का जो प्रथम व्याकरण जिस पे चटनी गिर गई थी, जो गीली हो गई थी, इसको कहा गया कि ये हिंदुस्तानी ग्रामर जो है ये अंग्रेजी पद्धति पर लिखा गया हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। याद रखिएगा। आगे देखिएगा, हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं जो हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले विद्वान आते हैं जॉन फर्ग्यूसन आते हैं और इन्होंने एक रचना लिखी थी, ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। तो इनकी ये रचना है। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे कि ये इन्हीं की रचना है, तो इसमें आपको कुछ शब्दों को पकड़ना होगा। जैसे लिखा है डिक्शनरी, ठीक है, तो इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए, किसी की जान थी, जान मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं। आजकल सब किसी की गर्लफ्रेंड सभी की जान ही बनी रहती हैं, तो किसी की जान रही होंगी और वो जान जो है फंस गई। फग लिखा है ना, फग को बना दीजिए फंस। जान फंस गई, क्यों? क्योंकि वो डिक्शनरी पढ़ रही थी। जॉन जो है डिक्शनरी पढ़कर फंस गई। डिक्शनरी भाई आप जानते हैं, डिक्शनरी जो होती है वो छोटी तो होती नहीं है, काफ़ी मोटी होती है। शब्दों का अर्थ उसमें बताया गया रहता है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश, संस्कृत से हिंदी, ऐसे डिक्शनरियाँ आती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अब डिक्शनरी किसी कोई लड़का होगा, उसने कहा होगा अपनी जान से कि ऐसा है तुम इस डिक्शनरी को पढ़ दो। अब तो भाई अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो तुम डिक्शनरी को पढ़ दो, तो मैं जानूं कि हाँ तुम कुछ भी कर सकती हो। मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए। अब जान भाई फंस गई किसमें, डिक्शनरी को पढ़ के। तो डिक्शनरी पढ़कर कौन फंसा, जान फंसी। तो फग को आप क्या बना लेंगे, फंस बना लेंगे। तो याद हो जाएगा
ये कभी भूलेगा नहीं कहीं भी आपको अगर डिक्शनरी दिख गया तो। आगे देखिएगा, और हाँ ये सभी के सभी व्याकरणिक ग्रंथ है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। अगर व्याकरणिक ग्रंथ की बात होगी और ये पूरा देखिएगा, द डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ठीक है। आगे देखिएगा, अगले जो लेखक हैं वो हैं जॉन बार्थनिक गिलक्राइस्ट। जॉन बार्थनिक गिलक्राइस्ट, इन्होंने 2 रचनाएं लिखी, एक है ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज और दूसरी रचना है द ओरिएंटल लिंग्विस्ट, ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। अब देखिए ऊपर वाला भी है, लेकिन ऊपर वाले में डिक्शनरी शब्द आया था तो हमने उससे अलग कर दिया, बाकी तो सारा सेम है, इसीलिए मैंने डिक्शनरी शब्द को उठाया कि अगर डिक्शनरी रहेगा तो आप अलग कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज और द ओरिएंटल लिंग्विस्ट। अब इसमें आप क्या करेंगे, एक लिंग्विस्ट शब्द को पकड़िएगा और एक पकड़िएगा हिंदुस्तानी लैंग्वेज को। तो इनको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिएगा जो गिलक्राइस्ट हैं, गिलक्राइस्ट ने अपनी जान को, बार्थनिक है ना, बार्थनिक से बनाइए कि बर्थ, बर्थ से बर्थडे, ठीक है। गिलक्राइस्ट ने अपनी जान को बर्थडे पर एक लिंग्विस्ट को बना लीजिए लिपस्टिक, तो गिलक्राइस्ट ने अपनी जान को बर्थडे पर एक लिपस्टिक गिफ्ट की, और लिपस्टिक जो उनको गिफ्ट की थी, और ठीक है बर्थडे पर तो लिपस्टिक गिफ्ट कर दी। लिपस्टिक का रेट बहुत महंगा आता है, आप लोगों को पता होगा, जितनी लड़कियां हैं सभी लोग अच्छे से जानती होंगी लिपस्टिक का रेट कितना है भाई, 2500 2600, अच्छे क्वालिटी का लेंगे तो इतने का तो जाएगा ही। तो भाई गिलक्राइस्ट ने अपनी जान के लिए क्या गिफ्ट में दिया, लिंग्विस्ट दिया, यानी कि लिपस्टिक दिया, ठीक है, ये आपको याद हो गया, लिपस्टिक दिया। और जो उनकी जान थी वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज बोलती थी, हैं तो ये विदेशी लेकिन ये लैंग्वेज कैसी बोलती थी, हिंदुस्तानी लैंग्वेज बोलती थी। तो किसकी जान हिंदुस्तानी लैंग्वेज बोलती थी, गिलक्राइस्ट की जान जो है वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज बोलती थी। तो दोनों आपका कनेक्ट हो गया, अच्छे से याद कर लीजिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा, कभी भूलेगा नहीं। आगे देखिएगा, अगला जो है, अगले जो लेखक हैं वो हैं एस.एच. केलॉग। एस.एच. केलॉग जो है इन्होंने लिखा है ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज जो है ये 1875 ईस्वी में लिखा गया। किसने लिखा, एस.एच. केलॉग ने। तो कह सकते हैं एस.एच. जो है वो हिंदी लैंग्वेज को जानते थे। नाम तो पढ़ने से लग रहा है विदेशी है, लेकिन लैंग्वेज कौन सी जानते थे, हिंदी लैंग्वेज ही जानते थे। और गिलक्राइस्ट की जो जान थी वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज जानती थी। थोड़ा सा समझिएगा चीज़ों को। आगे देखिएगा, ई ग्रीव्स। ई ग्रीव्स की बात करें तो इन्होंने लिखा है आधुनिक हिंदी व्याकरण 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में आधुनिक हिंदी व्याकरण की रचना किसने की, ई ग्रीव्स ने की। आगे हैं हडले। हडले जो हैं इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था शॉर्ट ग्रामर ऑफ द मूर्स लैंग्वेज, जिसका समय है 1789 ईस्वी। तो कहते हैं ना हडले, हडले को अगर हम बना देंगे कि हैंडल, कह दीजिए कि हैंडल, जैसे होता है ना कि जो शॉर्ट चीज़ें होती हैं, अगर कोई चीज़ शॉर्ट में है तो उसको हम, छोटे में है तो हम उसको बड़े जल्दी हैंडल कर लेते हैं, संभाल लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी रहती है, जैसे शॉर्ट ग्रामर है, अब ग्रामर की कोई छोटी सी बुक है, शॉर्ट में उसमें दिया है, बहुत एक्सप्लेन करके नहीं दिया, तो आप उसको हैंडल कर लेते हो, उस बुक को आप पढ़ लेंगे 2-4-10 दिन जितना लगेगा। लेकिन अगर खूब मोटी सी पुस्तक है तो आप देख के ही घबरा जाते हैं, है कि नहीं। तो इससे आप याद रखेंगे जो शॉर्ट ग्रामर है उसको इंसान हैंडल कर सकता है आराम से, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इनको समझ सकते हैं कि जो शॉर्ट ग्रामर होता है, शॉर्ट चीज़ें होती हैं, उनको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, हैंडल यानी कि हडले, ठीक है। आगे देखिएगा लल्लू लाल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको अंडरलाइन करके रखिएगा और इम्पॉर्टेंट लिखिएगा। लल्लू लाल की रचना है हिंदी कवायद। प्रश्न बन सकता है कि हिंदी कवायद जो है ये लल्लू लाल की रचना है, पर ये कैसा ग्रंथ है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक व्याकरणिक ग्रंथ है हिंदी कवायद, जो कि लल्लू लाल की रचना है। आगे है श्रीलाल। श्रीलाल की रचना है भाषा चंद्रोदय, 1853 ईस्वी की रचना है। इसके बाद आते हैं राम जतन। राम जतन की रचना है भाषा तत्वबोधिनी, 1858 ईस्वी। कैसे याद रखेंगे, कहते हैं जब हमें भाषा के तत्वों का बोध होता है
जब हम उनका जतन करेंगे। देखिए, अगर आप भाषा के तत्वों का जतन करेंगे तभी आपको उसका बोध होगा। ठीक है, हर चीज़ का आपको जतन करना चाहिए। तो कह सकते हैं कि भाषा तत्व बोध का जतन कीजिए तभी आप सक्सेस होंगे। ठीक है, तो भाषा तत्व बोधनी लिखा है, तो भाषा तत्वों का जब आप जतन करेंगे तभी आप उसका बोध कर पाएंगे। भाषा के तत्वों का जतन करना बड़ा ही कठिन होता है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगले जो लेखक हैं उनका नाम है नवीन चंद्र राय। नवीन चंद्र राय की बात करें तो इन्होंने एक व्याकरणिक ग्रंथ लिखा है नवीन चंद्रोदय, जो कि 1869 ईस्वी में लिखी गई रचना है। नवीन चंद्रोदय। एक हमने पढ़ा है भाषा चंद्रोदय। भाषा चंद्रोदय जो है वो श्री लाल की थी। भाषा चंद्रोदय किसकी थी? तो लाल की थी। और नवीन चंद्रोदय किसकी है? तो नवीन चंद्र राय की है। याद रखिएगा, अगर नवीन चंद्रोदय है तो ये तो इनके नाम से मैच कर रहा है, और अगर भाषा चंद्रोदय पूछेगा तो वो किसकी है? वो श्री लाल की है। आगे है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने लिखा है हिंदी व्याकरण। ये 1870 ईस्वी की रचना है। हिंदी व्याकरण किसके द्वारा है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं पंडित हरिगोपाल। पंडित हरिगोपाल जो है इन्होंने लिखा है भाषा तत्व दीपिका। पंडित हरिगोपाल के द्वारा लिखी गई रचना है भाषा तत्व दीपिका। देखिए, अभी हमने पढ़ा था भाषा तत्व बोधनी। तो जब भाषा के तत्वों का बोध हमें कब होगा? जब हम उनका जो है जतन करेंगे, है कि नहीं? भाषा के तत्वों का बोध हमें तभी रहेगा जब हम उसका जतन करेंगे। तो वो हो गया भाषा तत्व बोधनी, राम जतन की। यहाँ पे है भाषा तत्व दीपिका। ये किसका है? ये है पंडित हरिगोपाल का है। इनको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि दीपिका नाम की कोई लड़की है, वो भाषा तत्वों के साथ, मतलब भाषा तत्व समझिए कि शुद्ध भाषा का प्रयोग करके, दीपिका जो है भाषा तत्वों के साथ हरि व गोपाल की पूजा करती है। जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो शुद्ध उच्चारण करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको याद रहेगा। मान लिया अगर भाषा तत्व आप भूलते हैं और दीपिका केवल दिया है, तब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भाषा तत्व दीपिका, हो सकता है कोई और दीपिका नाम से कोई और रचना मिल जाए। तो इसलिए इसको मैं बता रही हूँ कि ये व्याकरणिक ग्रंथ है, तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। आगे है पादरी एथरिंगटन। पादरी एथरिंगटन ने लिखा है भाषा भास्कर, जो कि इम्पॉर्टेंट है। भाषा भास्कर किसके द्वारा लिखा गया है? पादरी एथरिंगटन के द्वारा। आगे देखिएगा केशवराम भट्ट। केशवराम भट्ट की रचना है हिंदी व्याकरण। अभी हमने एक लोगों का पढ़ा है हिंदी व्याकरण, जो कि है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की हिंदी व्याकरण 1870 ईस्वी में। केशवराम भट्ट ने भी लिखा है हिंदी व्याकरण नाम से व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। आगे देखिएगा ठाकुर रामचरण सिंह। ठाकुर रामचरण सिंह ने कौन सी रचना लिखी है? भाषा प्रभाकर लिखी है। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्रभाकर। प्रभाकर में से प्रभा शब्द को उठाइए और कह सकते हैं प्रभा के समय हम क्या करते हैं? ठाकुर जी, ठाकुर यानी कि कृष्ण जी, और राम जी यानी कि श्री राम जी। प्रभा के समय हम ठाकुर व राम के चरणों को छूते हैं या उनकी पूजा करते हैं, कुछ भी कहिए। जब सुबह होता है प्रातः काल में ही जो है आप भगवान की पूजा करते हैं नहा वहा के सच्चे मन से, है कि नहीं? तो कह सकते हैं ठाकुर व राम के चरणों को हम प्रभा के समय छूते हैं। इस तरीके से कनेक्ट कर लीजिएगा। आगे है रामावतार शर्मा। इन्होंने भी जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है हिंदी व्याकरण। तो आपको 3 लोगों का हिंदी व्याकरण मिला ना। अभी आगे भी चलिएगा, एक और लोग मिलेंगे, फिर हम इनको कनेक्ट करेंगे कैसे याद रखते हैं सभी को। तो यहाँ पे जो है रामावतार शर्मा का है हिंदी व्याकरण। नेक्स्ट में है विश्वेश्वर दत्त शर्मा। विश्वेश्वर दत्त शर्मा की रचना है भाषा तत्व प्रकाश। भाषा तत्व प्रकाश ये किसकी रचना है? ये विश्वेश्वर दत्त शर्मा की रचना है। इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? तो चलिए बताते हैं। इनको भी याद रखने की एक ट्रिक है कि विश्वेश्वर जो हैं वो हमारे भाषा तत्वों में प्रकाश करते हैं। विश्वेश्वर हमारे भाषा तत्वों में प्रकाश करते हैं। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर फनी वे में आपको याद करना है तो आप लिख सकते हैं दत्त। दत्त से बनाइएगा दांत।
देखिए बहुत से लोग होते हैं जो जब हंसते हैं तो अगर उनका दांत दिखता है तो वो शर्माते हैं, अपने दांत को छिपा के हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दांत में वो प्रकाश नहीं होता। देखिए दांत दो कलर में होते हैं, एक तो होता है एकदम प्योर वाइट होता है किसी किसी का, और किसी किसी का थोड़ा सा येलो में होता है, वो नेचुरली है, ऐसा नहीं है किसी का पीलापन रहता है, वो दांत के कलर ही होते हैं, कुछ पीलेपन में होते हैं हल्के से, और किसी किसी के एकदम प्योर वाइट होते हैं। और जो वो पान मसाला गुटखा खाते हैं उनकी तो बात ही नहीं की जा रही है। बाकी नॉर्मली दो तरीके से होते हैं, आपने खुद देखा होगा, आप अपनी फैमिली में भी देख सकते हैं, लोगों के अलग अलग होते हैं, 9-10 का अंतर होता है। अब वो पान गुटखा वालों को मत ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि दांत वही दिखाने में शर्माता है जिसके दांत में प्रकाश नहीं होता। तो ये फनी वे में थोड़ा सा आप इनको ध्यान रख सकते हैं। बाकी विश्वेश्वर जो है वो हमारे जो है भाषा तत्वों पर प्रकाश डालते हैं, इस तरीके से भी याद हो जाएगा। आगे देखिएगा रामदहिन मिश्र। रामदहिन मिश्र की बात करें तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। अब यहाँ पे प्रवेशिका शब्द को उठाइएगा, आप बताइए जब आप कहीं पे प्रवेश करते हैं, जैसे मान लीजिए नई नवेली किसी की शादी हुई है, और जब शादी होती है तो दुल्हन जब घर पे आती है, आप लोगों में से कुछ बहुत से लोग हो सकता हो मैरिड हों, मेरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं, तो आप लोग अगर मैरिड होंगे तो आप लोगों के साथ ये चीज़ हुआ होगा, जब पहली बार ससुराल में गई होंगी तो क्या हुआ होगा, जब गृह प्रवेश हुआ होगा तो कहा गया होगा कि दाहिने पैर से जो है आप घर में प्रवेश कीजिए। तो प्रवेशिका जो है, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण दाहिने, यानी कि रामदहिन मिश्र, याद हो जाएगा, प्रवेश हमेशा दाहिने पैर से किया जाता है। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिएगा गोविंद नारायण मिश्र, इन्होंने लिखा है विभक्ति विचार। विभक्ति विचार किसकी रचना है? गोविंद नारायण मिश्र की है। कैसे याद करेंगे? देखिए नारायण जो है, नारायण के विचारों की विभक्ति कोई नहीं कर सकता। जो नारायण के विचार होते हैं उनकी विभक्ति कोई नहीं कर सकता। तो याद हो जाएगा विभक्ति विचार किसकी है? गोविंद नारायण मिश्र की। आगे देखिएगा अगले लेखक हैं अंबिका प्रसाद वाजपेयी, और इन्होंने लिखा है हिंदी कौमुदी। क्या लिखा है? हिंदी कौमुदी इन्होंने लिखा है। तो कह सकते हैं अंबिका प्रसाद वाजपेयी। अंबिका का जो प्रसाद है वो किसको मिला? वो कौमुदी को मिला। कौमुदी नाम की कोई लड़की है और कौमुदी को जो है अंबिका का प्रसाद मिला, और किसी को अंबिका का प्रसाद नहीं मिला, बस कौमुदी को अंबिका का प्रसाद मिला। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले लेखक है कामता प्रसाद गुरु, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना मैंने टिक किया है ये सब इम्पॉर्टेंट वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने लिखा है हिंदी व्याकरण। तो आपने देखा 4 लोगों की अभी तक हमने रचना पढ़ी जो कि हिंदी व्याकरण करके सभी ने 4 लोगों ने लिखा है। तो अब इन चारों को हम कैसे याद रखेंगे? चलिए इसकी एक ट्रिक बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा वो ट्रिक क्या है, और इसको अगर आप पेन और बुक लेके बैठे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को नहीं तो वीडियो को रोक के पेन और कॉपी लेके आइए, पहले इसको नोट कर लीजिए, तब आप कुछ और काम कीजिए। तो देखिएगा इसकी ट्रिक है कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण पढ़ते हुए रामावतार के केस में 70 सितारे दिखे। ये है पूरी ट्रिक। अब कैसे कनेक्ट करेंगे? कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण पढ़ते हुए रामावतार, रामावतार से हो जाएगा रामावतार शर्मा की भी है, रामावतार के केश में, केश में यानी कि केशवराम भट्ट, ठीक है, केश में यानी कि केशवराम भट्ट जो है, और केस में कितने सितारे दिखे? 70 सितारे दिखे, यानी कि 1870 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी व्याकरण की रचना की। तो याद हो गया। कैसे याद रखेंगे? एक बार फिर से सुनिएगा। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण पढ़ते हुए रामावतार के केस में 70 सितारे दिखे। इस ट्रिक को लिख के और इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, कभी आपका गड़बड़ नहीं होगा। हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? आगे बात करते हैं किशोरीदास वाजपेयी की। देखिएगा जो किशोरीदास वाजपेयी हैं, इन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की? इन्होंने 3 व्याकरणिक ग्रंथ लिखे हैं। पहला है ब्रज भाषा का व्याकरण 1943 ईस्वी में। दूसरा है राष्ट्रीय भाषा का प्रथम व्याकरण
1949 ईस्वी में, और तीसरा है हिंदी शब्द अनुशासन 1957 ईस्वी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिंदी शब्द अनुशासन, बहुत पूछा जाता है। ये किशोरीदास वाजपेयी की है। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, तीनों को एक में कनेक्ट करते हैं समय के साथ, और साथ ही साथ इनके लेखक को भी। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान अपना इधर लगाए रखिएगा। चलिए देखते हैं, एक छोटी सी स्टोरी है, समझिएगा। देखिए, किसी ने, कोई व्यक्ति थे, उन्होंने 43 पेज का ब्रज भाषा का व्याकरण लिखा। क्या किया? 43 पेज का एक ब्रज भाषा का व्याकरण लिखा। यहाँ पे देखिएगा, ब्रज भाषा का व्याकरण, ब्रज भाषा व्याकरण आएगा तो किसका चला जाएगा? मिर्जा खां का, अभी हमने पढ़ा है ना। और ब्रज भाषा का व्याकरण होगा तो किशोरीदास वाजपेयी। तो समझिएगा, 43 पेज में किसी ने ब्रज भाषा का व्याकरण लिखा। फिर कहा गया कि ये जो व्याकरण ग्रंथ लिखा गया, इस ग्रंथ को 1 चांस दिया जाए राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण बनाने के लिए। क्या कहा गया? कि 43 पेज का एक व्याकरण ग्रंथ लिखा गया। फिर कहा गया कि इस ग्रंथ को 1 चांस दिया जाए। 1 चांस यानी कि 49, ठीक है, 49 पढ़ने में समझ में आ रहा है। 1 चांस दिया जाए, किस लिए? राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण बनने के लिए। समझ में आ रहा ना कैसे स्टोरी कनेक्ट हो रही है? तो 1 चांस दिया जाए राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण बनने के लिए, और उसके बाद जो है उनके शब्दों पर जो है 5 से 7 लोगों ने अनुशासन लगा दिया। जो राष्ट्रभाषा का जब प्रथम व्याकरण इसको बनाया गया 1 चांस देकर, तो 5 से 7 लोगों ने क्या किया? उस शब्दों पर जो है अनुशासन लगा दिया। तो पूछा गया, भाई क्यों ऐसा किया गया? तो उन्होंने कहा, क्योंकि ये पुस्तक किशोरों के लिए लिखी गई। किसके लिए लिखी गई? किशोरों के लिए। देखिए, जो किशोरावस्था में जब लोग आते हैं तो उन पर बहुत से अनुशासन लगाए जाते हैं फैमिली में, है कि नहीं? क्योंकि वो एज जो होती है थोड़ा सा बिगड़ने वाली एज होती है, लोग गलत रास्तों पर भी चले जाते हैं। अगर संगत गलत मिली तो बच्चे बिगड़ने में देर नहीं करते। तो इससे आप कनेक्ट कर लेंगे, समझ में आ गया। एक बार फिर से स्टोरी को सुनिएगा कि 43 पेज का किसी ने ब्रजभाषा का व्याकरण लिखा, और फिर कहा कि एक 1 चांस दीजिए इसको राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण बनाने के लिए। और फिर 1 चांस दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ? 5 से 7 लोगों ने उन्हीं जो व्याकरण ग्रंथ लिखा गया था उसके शब्दों पर अनुशासन लगा दिया। तो पूछा गया, क्यों अनुशासन लगाया गया? कहें कि क्योंकि वो पुस्तक किशोरों के लिए लिखी गई। किसके लिए? किशोरों के लिए, यानी कि किशोरीदास वाजपेयी की। याद हो गया होगा, 5 से 7 यानी कि 57, 1 चांस यानी कि राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1 चांस की है, और 43 पेज यानी कि 1943 की है ब्रजभाषा का व्याकरण। क्लियर हो गया होगा? आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, अगले लेखक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इन्होंने लिखा है ब्रजभाषा व्याकरण, ठीक है। ब्रजभाषा व्याकरण किसने लिखा है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सबसे प्राचीन जो व्याकरण ग्रंथ लिखा गया था वो था किसका था? मिर्जा खां का था, 1658 ईस्वी में। अब यहाँ पे है धीरेन्द्र वर्मा। तो देखिए, अगर प्रश्न आएगा कि सबसे प्राचीन, तब तो आप मिर्जा खां को लगाएंगे, लेकिन अगर केवल ब्रजभाषा व्याकरण पूछ लिया और उसमें धीरेन्द्र वर्मा है ऑप्शन में, तो आप धीरेन्द्र वर्मा को ही लगाइएगा। कह सकते हैं जो ब्रजभाषा का व्याकरण होता है उसको आप धीरे धीरे पढ़िए, क्योंकि ब्रजभाषा समझ में नहीं आती, तो कहिएगा कि ब्रजभाषा का व्याकरण धीरे धीरे पढ़ो, यानी कि धीरेन्द्र वर्मा। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने संभवतः प्रथम बार हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने या बनाने पर बल दिया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, पहली बार हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने या बनाने पर बल किसने दिया? तो ये दिया अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, आप देख सकते हैं, वो है कि अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी के ब्रजभाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा। तो कौन सी पुस्तक को व्याकरणों का व्याकरण कहा गया? ब्रजभाषा का व्याकरण को। किसने कहा? अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने कहा। ये पुस्तक किसकी थी? किशोरीदास वाजपेयी की थी, ठीक है। और ये भी बन सकता है हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण, ये किस
किसने कहा है? तो अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने कहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। बहुत प्रश्न बनता है, हिंदी व्याकरण का पाणिनि, तो ये कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। आगे है, पंडित किशोरी दास वाजपेयी कृत हिंदी शब्दानुशासन भाषा विज्ञान से सम्मिलित हिंदी का व्याकरण है। मतलब ये जो हिंदी शब्दानुशासन है ये भाषा विज्ञान से सम्मिलित हिंदी व्याकरण है। और ये रचना किसकी है? तो ये किशोरीदास वाजपेयी की है। अभी हमने पढ़ा है शब्दों पर अनुशासन लगाया गया, क्यों? क्योंकि वो पुस्तक किशोरों के लिए लिखी गई। तो ये हो गई कुछ ग्रंथों की बातें। आगे देखिएगा, अभी कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इन्हें भी हम साथ ही साथ पढ़ लेते हैं। हिंदी के अन्य कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं आर्येंद्र शर्मा। आर्येंद्र शर्मा ने लिखा है आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण। तो इसमें आप आधार शब्द को पकड़िएगा। आधार व्याकरण आर्येंद्र शर्मा, आ से आर्येंद्र, आ से आधार, ठीक है। याद रखिएगा, आधार व्याकरण की बात किसने की है, मतलब किसने लिखा है ये ग्रंथ? तो आर्येंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया। आगे है रामचंद्र वर्मा, इन्होंने लिखा है अच्छी हिंदी नाम से एक व्याकरण ग्रंथ। तो कह सकते हैं जो रामचंद्र जी हैं वो अच्छी हिंदी बोलते हैं। अच्छी हिंदी कौन बोलता है? हमारे रामचंद्र जी जो है वो अच्छी हिंदी बोलते हैं। इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। आगे है शिवेंद्र कुमार वर्मा। अगले जो लेखक हैं वो हैं शिवेंद्र कुमार वर्मा। इन्होंने लिखा है हिंदी व्याकरण का विधिवत विवरण। तो कह सकते हैं व्याकरण का जो विधिवत विवरण होता है वो शिव और इंद्र के द्वारा किया गया। विधिवत विवरण किसने किसने किया? भाई पहले शिव तो थे ही, लेकिन अगर शिव जी के साथ इंद्र जी मिल जाएं तब होता है विधिवत विवरण। जैसे होता है कोई व्यक्ति कुछ बता रहा है, लेकिन अगर उसके सहयोग में कोई और आ जाता है तो उस चीज को आप बहुत विधिवत ढंग से समझ पाते हैं। जब दो लोग मिलकर किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो कह सकते हैं विधिवत विवरण जो है शिव और इंद्र के द्वारा जो है मिलता है या किया जाता है, विधिवत विवरण। आगे है शिवपूजन सहाय, इनकी रचना है व्याकरण दर्पण। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है शिवपूजन सहाय का है व्याकरण दर्पण। कह सकते हैं व्याकरण जो है व्याकरण दर्पण के समान सहायक होता है। कैसे याद करेंगे? जो व्याकरण है वो दर्पण के समान सहायक होता है। सहायक यानी कि सहाय, शिवपूजन सहाय, याद रख लीजिएगा। आगे है दीमशित्स। दीमशित्स ने लिखा है हिंदी व्याकरण की रूपरेखा। रूपरेखा किसने लिखी? दीमशित्स ने लिखी, याद रखिएगा। नेक्स्ट में है आपके स्वामी निगमानंद। स्वामी निगमानंद ने लिखा है हिंदी का मौलिक व्याकरण। हिंदी का मौलिक व्याकरण जब आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। कहिएगा भाई हिंदी का मौलिक व्याकरण पढ़िए, आनंद की अनुभूति होगी। आनंद यानी कि निगमानंद, ठीक है। आगे है रमाकांत अग्निहोत्री और इन्होंने लिखा है हिंदी एक मौलिक व्याकरण। देख सकते हैं हिंदी का मौलिक व्याकरण पढ़ने पर आनंद आता है और हिंदी एक मौलिक व्याकरण, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे कि दोनों में अंतर समझ में आए? तो कहिएगा कि हिंदी का जो एक मौलिक व्याकरण है उस पर जो है रमा की कांति पढ़ी थी। सारे मौलिक व्याकरण पर नहीं पढ़ी थी, हिंदी के एक मौलिक व्याकरण पर रमा की कांति पढ़ी थी। तो यानी कि रमाकांत अग्निहोत्री की। और हिंदी का मौलिक व्याकरण जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या आता है? हमें आनंद आता है। ये दोनों अलग अलग हो गया, अभी समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिएगा, अगले लेखक हैं बद्रीनाथ कपूर। बद्रीनाथ कपूर की बात करें तो इन्होंने लिखा है परिष्कृत हिंदी व्याकरण। देखिएगा, परिष्कृत हिंदी व्याकरण बद्रीनाथ कपूर के द्वारा लिखा गया है। अब इनको हम याद कैसे करेंगे? कहिएगा कि जो बद्रीनाथ का कपूर है वो बड़ा परिष्कृत होता है। बद्रीनाथ आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। बद्रीनाथ लोग जाते हैं घूमने, धार्मिक स्थल है, तो कह सकते हैं कि बद्रीनाथ में जो कपूर मिलता है वो बड़ा परिष्कृत होता है, ठीक है। आगे है हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी की रचना है व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना। तो व्यवहारिक जो हरदेव बाहरी, हरदेव जो होते हैं,
हर देव जो होते हैं वो बाहर से व्यवहारिक होते हैं। हर देव जो होते हैं वो बाहर से व्यवहारिक होते हैं। ठीक है, ये समझिएगा, हर देव बाहर से व्यवहारिक होते हैं, यानी कि व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना। आगे है वचन देव कुमार। अगले लेखक हैं वचन देव कुमार और इनकी रचना है वृहद हिंदी भास्कर। एक हमने पढ़ा है भाषा भास्कर। भाषा भास्कर किसकी थी? पादरी एथरिंगटन की थी। यहाँ पे है वृहद हिंदी भास्कर। कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, वृहद हिंदी भास्कर की बात हो रही है। वृहद, देखिए वचन देव की है, जो देवता लोग होते हैं जब वो वचन देते थे तो वो वृहद वचन देते थे। वो छोटे मोटे हर बात पे वचन नहीं देते थे कि अच्छा ठीक है, अच्छा ये है तो फलाने मैं वचन देता हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। जब बहुत बड़ी चीज होती थी, कोई वृहद बात होती थी, कोई बड़ी बात होती थी, तब जो है देव लोग वचन देते थे। तो कह सकते हैं वृहद वचन देव देते थे। वचन देव जो है वो वृहद वचन कौन देता था? तो देव लोग देते थे। याद हो जाएगा, वृहद हिंदी भास्कर किसका है? वचन देव कुमार का है। आगे बढ़ते हैं, अगले हैं वासुदेव नंदन प्रसाद। आप लोग जानते होंगे वासुदेव नंदन प्रसाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है व्याकरण की दृष्टि से, और ये पुस्तक जो है हर किसी के पास मौजूद भी होगी। वासुदेव नंदन प्रसाद, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों के पास ये पुस्तक है, क्योंकि जितने भी लोग तैयारी कर रहे होंगे वासुदेव नंदन की पुस्तक व्याकरण के तौर पे जरूर रखे होंगे। तो इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। और अगर प्रश्न आ जाए आधुनिक हिंदी व्याकरण, तब आप बताइएगा ई ग्रीव्स की रचना है आधुनिक हिंदी व्याकरण। और आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना किसकी है? वासुदेव नंदन प्रसाद की है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने लिखा है हिंदी भाषा का वृहद ऐतिहासिक व्याकरण। अब देखिए, अभी हमने एक वृहद पढ़ा है, वृहद हिंदी भास्कर, ठीक है। तो वृहद हिंदी भास्कर जो है, वृहद देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, वहां है वृहद हिंदी भास्कर। तो जो वृहद वचन देते थे वो देव देते थे, देव लोग जो होते थे वो बड़े बड़े वचन देते थे, वृहद वचन देते थे। अब यहाँ पे है हिंदी भाषा का वृहद ऐतिहासिक व्याकरण। देखिए वृहद ऐतिहासिक व्याकरण की बात हो रही है। अब बताइए, जब इतिहास की, अगर कोई इतिहास की बात हो रही है, हाँ कुछ इतिहास की बातें अगर हो रही हैं, तो क्या इतिहास के बारे में एक दो पन्ने में कहीं आपको कुछ लिखा मिलेगा? नहीं मिलेगा। कम से कम 1000 पन्नों में उसका वर्णन किया गया होगा। तो कह सकते हैं वृहद ऐतिहासिक व्याकरण जो है वो 1000 पेज में है। वृहद ऐतिहासिक व्याकरण जो है, जैसे इतिहास की बात हो गई, यहाँ से आप कनेक्ट कर लेना। इतिहास की चीजें एक दो पन्नों में नहीं होती हैं, काफी पेजों में लिखी जाती हैं, पढ़ते पढ़ते दिमाग का दही हो जाता है। तो आप इनको याद रख सकते हैं कि वृहद ऐतिहासिक व्याकरण जो होता है वो 1000 पन्नों में लिखा गया है, 1000 पेज में लिखा गया है वृहद ऐतिहासिक व्याकरण। और अगर आ जाए वृहद हिंदी भास्कर, तो वृहद हिंदी भास्कर जो है वो आप कनेक्ट करिएगा वचन देव से, कि वृहद जो है वृहद वचन देव देते थे। इस तरीके से दोनों में अंतर समझ में आया? अंतर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलते जुलते नाम है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें आपको याद हो रही हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक तो कम से कम कर दिया कीजिए। और अगर कुछ आपके मन में है कि हाँ मतलब कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट के द्वारा अपने विचार भी हमारे तक पहुंचा सकते हैं। बाकी अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास को मैं यहीं तक रखती हूँ और कल हम पढ़ेंगे मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण। आप लोग देख सकते हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हर एक पॉइंट को क्लियर करते और अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, फिर एग्जाम में क्या होता है, रोना पड़ता है। तो अभी से अगर तैयारी को अपने मजबूत किए रहेंगे तो आपका हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।